कैलाश विजयवर्गीय तो यहाँ के बाहुबली धनपति नेता हैं मध्य प्रदेश के, और उनकी इस ताकत को और शक्ति को देखते हुए उनको महामंत्री बनाया गया बंगाल में जाके भाजपा को जमाने के लिए। और वहां पे उनके खिलाफ एक बलात्कार का केस जो है 376 का सामूहिक बलात्कार का रजिस्टर हुआ, और एक केस छत्तीसगढ़ में। मजे की बात यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। वो बजाय इस बात को स्वीकार करने के कि हाँ हमारे खिलाफ 2 केस थे और जानकारी हमने नहीं दी है, वो कह रहे हैं कि इतने साल में चुनाव लड़ा, कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, इनको अब जाके ध्यान आया कांग्रेसियों को कि हमारे खिलाफ केस रजिस्टर है, मैं तो भूल ही गया था। जबकि वो इतना बड़ा अपराध है गैंग रेप का 376 का केस, कि उसमें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था जैसा मैंने पढ़ा है, और इतना बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो इसलिए वो भूल गए या याद नहीं रहा, ये तो असंभव वाली बात है। वो यही सोचते रहे कि जब 5 चुनाव से किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो इस चुनाव में भी कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसलिए ये तो एक सीरियस मैटर है। अब हम अगर आए चुनाव अधिकारियों की बात की, तो देखिए चुनाव अधिकारियों से ये अपेक्षा करना ही व्यर्थ है कि वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे, क्योंकि चुनाव दर चुनाव अल्टीमेटली वो होते तो हैं राज्य सरकार के ही अधिकारी, और नेचुरली जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता, उनकी संभावना रहती है सत्ता में वापस आने की, या ना भी रहे तो वो इतने विपक्ष में भी शक्तिशाली होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, कि वो विपक्ष में रह के भी एक सत्तारूढ़ दल के नेता से कम उनका प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए ये हमेशा ही होता है कि चुनाव में जो अधिकारी भाग लेते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो जिम्मेदार होते हैं, वो पक्षपात पूर्ण रवैया हमेशा ही अपनाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, कई बार ये देखा गया है। बात यह है कि हमारा इलेक्शन लॉ और लीगल सिस्टम इतना अजीबोगरीब है कि इलेक्शन के बारे में सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एक बार नॉमिनेशन स्वीकार हो जाने के बाद आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनाव को स्थगित नहीं करा सकते, चाहे आपके पास कितना भी वैलिड ग्राउंड हो कि हमारा नॉमिनेशन गलत रिजेक्ट हुआ, या सामने वाले का नॉमिनेशन गलत स्वीकार हुआ, या उसके द्वारा सप्रेस की गई जानकारी, या अगर वो रिजर्व सीट से लड़ रहा है तो वहां पे वो उस जाति का कैंडिडेट नहीं है कि उसको रिजर्वेशन का लाभ वो ले सके। लेकिन चुनाव की एक बार नॉमिनेशन होने और फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, सिवाय इसके कि जब रिजल्ट आ जाए तब वो कोर्ट में जाए, जो भी आपत्ति करता है, और वहां जाके कोर्ट में केस लड़े, और उसका चुनाव अगर वो जीत जाता है ऐसा कैंडिडेट जिसके खिलाफ आपत्ति है, तो वो वहां पे उसको चैलेंज करे और उसका इलेक्शन निरस्त कराए। लेकिन आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में चुनाव याचिकाएं, 5 साल के चुनाव की चुनाव याचिकाएं 8 साल 9 साल तक चलती। विद्याचरण शुक्ला के खिलाफ चुनाव याचिका 8-9 साल तक चली, इस बीच में 2 चुनाव हो गए। मैंने जाति प्रमाण पत्र के आधार पे यहाँ बड़वारा के विधायक मोती कश्यप के खिलाफ चुनाव याचिका लड़ी और जीता, लेकिन तब तक लगभग टर्म पूरा हो गया। जो बचा हुआ था उसमें वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया अपील में, तो पूरा टर्म हो गया। तो इसलिए कोई चुनाव याचिका लड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार एक और राजेंद्र मेश्राम जो अभी चुनाव लड़ रहा है देवसर से, उसका भी चुनाव मैंने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त कराया था। लेकिन कराने का कोई फायदा नहीं होता जनरली, क्योंकि पूरा समय जो है चुनाव याचिका लड़ते लड़ते लगभग पूरा समय बीत जाता है। इतने दांव पेंच होते हैं चुनाव याचिका में कि समय पूरा खत्म हो जाता है, ये सब जानते हैं। तो जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं होगा कि अगर कोई गंभीर आपत्ति है या ठोस आपत्ति है उसका निराकरण पहले हो, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है तो उसका कोई एक अपीलेट ट्रिब्यूनल या सिस्टम होना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि जो फॉर्म उसका एक्सेप्ट किया है, जो आपत्ति रिजेक्ट की है, वो जेन्युइन है या नहीं है। जब तक ये प्रिलिमिनरी स्टेज में रोका नहीं जाएगा, इस सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसका दुरुपयोग हमेशा ही होता रहेगा।
और जो रिटर्निंग ऑफिसर है पक्षपात करने वाले या दबाव में आने वाले, वो हमेशा ही इस तरह के दबाव में गलत तरीके से फॉर्म स्वीकार करते रहेंगे और चुनाव हमेशा होते रहेंगे। कहने की बात है कि साहब हमने जांच की और आपत्तियों का निराकरण किया। दूसरी बात यह है कि ये जो इतना जो बना रखा है सिस्टम, रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा प्रेक्षक बना रखे हैं। मैं उस दिन था तो देखा बड़ी संख्या में हर विधानसभा के लिए प्रेक्षक आए हैं, बंगलौर से, कर्नाटक से फ्लाइट से आए थे। व्यय का वो करने के लिए अलग प्रेक्षक हैं, लेकिन ये सब आईवाश के अलावा कुछ होता नहीं, क्योंकि या तो ये पहले से ही मालूम है इनको क्या करना है, किसको पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना है, और जो पैसे का हिसाब किताब लेन देन है वो सब इनकी आंख के नीचे होता रहता है या पहले ही हो जाता है। सब व्यवस्थाएं पहले ही जमा दी जाती है पैसे बांटने की और सब बांटने की, और ये कुछ कर नहीं पाते ना करते हैं। और ज्यादातर को तो मैंने देखा कि ये तो अपना बंगले में जो इनका गेस्ट हाउस सर्किट हाउस है उसमें आराम से सोते खाते हैं, थोड़ा अपना राउंड लगाया। तो रिटर्निंग ऑफिसर कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, ना इतने साफ सुथरे होते हैं, ना ही इलेक्शन में लगे हुए दूसरे ऑफिसर इस तरह से होते हैं। और आपने सुना होगा अभी अमित शाह ने कर्मचारियों को धमकाया कि जो कमल का ध्यान ना रखेगा उसको शिवराज सिंह चौहान से कहा कि मैसेज पहुंचा दो कि बचा नहीं पाएंगे हम। तो दिग्विजय सिंह का तो ये कहना था और लोगों का कहना था कि दिग्विजय सिंह को और कांग्रेस को हरवाने में कर्मचारियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी उस समय। तो सबने कमल छाप पे वोट दो, गांव गांव में इस तरह से प्रयास किया था और वोटरों को बरगलाया था। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के लिए ये बड़ा आसान है किसी आपत्ति को ओवर रूल कर देना। उसको मालूम है कि अब ये कई साल का खेल हो गया, अब ये जब जाएंगे और जब इलेक्शन पिटीशन होगी और तब तक वो अपना मजे से बने रहेंगे। आप देखिए विडंबना क्या है। विडंबना ये है कि जिस प्रकार सांसद अपना एक दिन भी संसद में रहते हैं तो पेंशन अपनी जिंदगी भर के लिए फिक्स कर लेते हैं, और कर्मचारी बेचारे 30-30 साल 35-35 साल काम करने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिलती, और या एनपीएस में कर दिया है उनको। उसी प्रकार आप सर्विस रूल्स में अगर देखें तो उसमें एक कॉलम होता है, जो फॉर्म भरते हैं उसमें कॉलम 12 होता है, उसमें आपको जानकारी डिस्क्लोज करना पड़ती है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण चला था क्या। रिजल्ट क्या था इससे मतलब नहीं है, आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्या आपराधिक प्रकरण चला था। अगर किसी ने गलत जानकारी, कई लोग भोलेपन में या नासमझी में निरंक लिख देते हैं या नहीं लिख देते हैं क्योंकि वो छूट चुके थे, उनका केस खत्म हो चुका था, तो वो सोचते हैं कि अब जब केस नहीं है तो वो लिख देते हैं निरंक या नहीं चला। हाँ? या माइनर पनिशमेंट हुआ तो लिख देते हैं कि कुछ दंडित नहीं किए गए, जुर्माना। लेकिन मात्र इतना लिख देने से, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी, मतलब इस बात को बिना विचार किए कि वास्तव में उसको सजा हुई थी या नहीं हुई थी, या उसका नतीजा, सिर्फ आपने जानकारी गलत दी कि केस चला था या नहीं चला था, इसकी सही जानकारी नहीं दी, उस आधार पे एक व्यक्ति की नौकरी हमेशा के लिए चली जाती कि उसने गलत जानकारी दी कॉलम 12 में, और इसलिए वो सरकारी नौकरी का पात्र नहीं। यहाँ तो अगर बारीकी से जांच की जाए तो जितने पैरामीटर्स और कंडीशंस फिक्स किए हैं चुनाव आयोग ने, संपत्ति के बारे में, आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में, तमाम अगर उनकी बारीकी से जांच की जाए तो मेरा विचार है, मेरा मानना है कि 90% से ज्यादा उम्मीदवारों के द्वारा गलत जानकारी दी जाएगी, ऐसा निश्चित रूप से होगा। सरसरी तौर पे जांच होती है, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरी जांच की प्रक्रिया, स्क्रूटनी जो होती है 1 दिन 4 घंटे में पूरी स्क्रूटनी होती है। 1 दिन का समय दिया जाता है आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति प्रमाणित करने के लिए। अगले दिन अगर वो आपत्ति प्रमाणित नहीं कर पाए तो उसके नेक्स्ट डे उसका फॉर्म क्लियर हो जाता है और चुनाव लड़ने का वो व्यक्ति पात्र हो जाता है। तो कोई आरोप लगाया है, कोई आपत्ति अगर की है, तो जब तक उसका पर्याप्त जांच ना हो, विधिवत जांच ना हो, गहराई से जांच ना हो, तब तक ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि कैंडिडेट कौन बनने वाला, ये तो मेरे को मालूम नहीं कि मैं उसकी जानकारी पहले से जुटा के रखूं।
जब कोई फॉर्म भरता है, किसी का नाम सामने आता है, जो जाने माने कैंडिडेट है उनका तो ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट है उनकी जानकारी जुटाने के लिए तो कुछ समय की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन समय मिलता नहीं, एक दिन का समय मिलता है सर। स्क्रूटनी होने के एक दिन बाद उसके आपत्ति का निराकरण होता है, अगले दिन उसका संभाल अलॉटमेंट हो जाता है। तो ये समय भी नहीं दिया जाता पर्याप्त मात्रा में कि आप उसके आपत्ति के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य वगैरह प्रमाणित कर सकें। तो ये एक तरीके से एक धोखा या भ्रम है। एक ये है कि हमने स्क्रूटनी की, जांच की और जांच में सब सही पाया या आपत्ति जो थी वो आपत्ति गलत पाई, जबकि 90% केसेस में मैं समझता हूं कि धन संपत्ति के बारे में और आपराधिक मामलों के बारे में कैंडिडेट्स के द्वारा गलत जानकारी दी जाती है। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय तो बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे तो वैसे ही लोग कांपते हैं। और आपको मालूम है कि उनके लड़के ने सरेआम पिटाई की थी वो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या कॉरपोरेशन के अधिकारियों की, और बाल बांका नहीं हुआ। और उनकी भाषा भी इसी तरह की होती है। उनके एक बाहुबली विधायक भी हैं, रमेश मेहंदोला, जाने माने गुंडे हैं वो भी वहां के, पूरी फौज है। तो रिटर्निंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जो है उनकी आपत्ति को स्वीकार इंटरटेन कर सकें।